राव खालिद साहब, आपको लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसका तस्करा नजमुल साकिब साहब ने भी किया, जैसे ईरान के अब सदर के दौरे की बातें हो रही हैं, ये इम्पैक्ट कर सकता है IMF के मंसूबों को, IMF की शराइत को, और टफ टाइम दिया जा सकता है इस हुकूमत को? देखिए, एक तो IMF के जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिहाद क्या नाम है उनका, तो वो उन्होंने खुद कहा है अभी रिसेंटली, वहीं जो कल हम जिक्र कर रहे थे जिसका जो विंटर मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पे, उसमें उन्होंने कहा है कि साइज ऑफ IMF पैकेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। राइट, वो अहम नहीं है। अहम ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, एनर्जी सेक्टर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और रेवेन्यू कलेक्शन आप किस तरह से करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। उस पर अगर आप ठीक नहीं करेंगे काम, तो ये पैकेज आज ले लें, कल ले लें, 10 और ले लें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक तो वो खुद बड़े क्लियर है इस मामले में। तो बुनियादी मसला ये, हम लोग कोई बहुत सी खुद ही गलतफहमियाँ पैदा की हुई हैं और हम उनका बहुत शिकार है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि एक तो पहले हम सबसे पहले गलतफहमी का शिकार थे स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और हमारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अमेरिका बहादुर हो चाहे कोई भी हो, वो हमें इग्नोर नहीं कर सकते। ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उन्होंने अल्टरनेट रूट्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक एक्सेस के लिए। सही। दूसरी गलतफहमी ये है कि हम जो है दुनिया में मुस्लिम उम्मा के एक बड़े सरकर्दा मुल्क हैं और हमारा किरदार जो है वो बहुत अहम है। तो वो एक ये गलतफहमी हमें है। तो वो मुस्लिम उम्मा के मुल्क के हवाले से आप OIC की कॉन्फ्रेंस तो बुला नहीं सकते अपनी मर्जी से, कि आप जाना चाहें। जैसे इमरान खान साहब ने जाने की कोशिश की मलेशिया में टर्की के सदर के साथ मिलके, तो उधर सऊदी अरब बुला कर उन्होंने झाड़ दिया कि आप किधर जा रहे हैं मुँह उठा के, ये क्या आप शुरू कर रहे हैं काम बीच में। तो वो है, हमें जो है ना रियलिटी चेक, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट हुई है जिनका नजम साकिब साहब ने जिक्र किया, मीना वाली हुई है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वाली हुई है जी, किस वक्त हुई है? सऊदी अरब बड़ा कह ले कि मुसम्मम इरादा करके एक डेलीगेशन आता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है। ईरानी सदर का जैसे जिक्र हुआ, उनका दौरा आ रहा है, गैस पाइपलाइन की बात हो सकती है और बहुत से मामला आप उनसे कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, ट्रेड के हवाले से हैं, ऑयल और एनर्जी सेक्टर के हवाले से हैं। तो उस वक्त ये इस किस्म के दो शोशे छोड़े जाते हैं, जो डायरेक्टली आपका जो SIFC जिस तरफ जा रहा है, SIFC जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट की है और जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट के हम देख रहे हैं कि चांसेस बढ़ रहे हैं, वो डायरेक्टली उस सरमायाकारी के रुझान को इम्पेक्ट करता है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ऐसी है, खुदा ना खास्ता जंग ज़दा इलाका है, ये शोरश ज़दा इलाका जिसको कहते हैं वो है। और दूसरा, इस पे जो पाबंदियां लग गई हैं, अब अमेरिका की तरफ से भी लग गई हैं कुछ कंपनियों के जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को डील करते हैं, तो ये तो बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इन चीज़ों का। अब हमारे साथ IMF क्या करता है? हाँ, एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूं, अभी आपका अगला स्टेप अभी आप देखेंगे, अगर ये हमारे साथ शरारत हो रही है तो इसका अगला स्टेप ये होगा, जो इंटरनेशनल रेटिंग कंपनीज हैं वो आपकी रेटिंग के हवाले से मनफी वो मार्किंग करना शुरू कर देंगी। वो कह देंगे जी रेटिंग इतनी हो गई, इस वजह से ये कम हो गया, इस वजह से वो कम हो गया। तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की इन्वायरमेंट है, हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक रिवाइवल का हम जो कोशिश कर रहे हैं और जो पिछले 6 महीने में बड़ी कामयाबी से हुई, उसको इम्पैक्ट करे, उसको ये इम्पैक्ट करेगी चीज़। हमें तो ये पता चला था कि जब अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत रुखसत हुई, रजीम चेंज हुई, तो वो अमेरिका बहादुर बड़ा नाराज़ था उस हुकूमत से और उनको फारिग किया गया और नई हुकूमत इसलिए लाई गई कि अमेरिका खुश नहीं था। अब नई हुकूमत जब आई तो हमने देखा उससे भी खुश नहीं है वो। अब फिर पता चला कि जी इंतखाबात होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, नई हुकूमत आएगी तो फिर अमेरिका खुश होगा। वो आए हैं तो अब हमें 2 महीने बाद पता चल रहा है कि इससे भी वो खुश नहीं है। तो अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हम एक दफ़ा पहले बड़ी तफसील से इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिका चाहता क्या है, इस खित्ते में क्या चाहता है और पर्टिकुलरली हमसे क्या चाहता है। जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हमसे क्या चाहता है, जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या उस तरह से नहीं चलेंगे, मेरा ख्याल है हमारे लिए वो कोई ना कोई रास्ते में कांटे बिछाता रहेगा। अच्छा, क्या मैंने पहले भी जिक्र किया था, सबसे बुनियादी बात तो वो रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत उसको बढ़ाना चाहता है, सेंट्रल एशियन स्टेट तक उसको ले जाना चाहता है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका वो चाहता है, जो भारत से लेके तो सेंट्रल एशियन स्टेट, अफगानिस्तान, ईरान तक आप ओपन करेंगे। वो एक बुनियादी उसका मकसद है। अच्छा, दूसरा वो समझता है कि कुछ जो प्रॉक्सीज हैं
यहाँ पे जिनको वो चला रहा है मोस्टली, उनमें से कुछ हम भी कुछ चला रहे हैं प्रॉक्सीज शायद, तो अच्छा। हमको मामला तो उसमें गड़बड़ करते हैं। तो इसके ऊपर अब मसला ये है कि उसमें मुनाफकत ये है कि जो काम वो कर रहा है वो अगर कोई और करे, जैसे मिसाइल की बात कर ले, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात कर ले, जिस तरह से वो मुल्कों को हेल्प करता है, जिस तरह से वो सैंक्शंस हटाता है इंडिया के ऊपर, जिस तरह उसने किया, इसराइल जिस तरह वो न्यूक्लियर के ऊपर कर रहा है काम, या फॉर दैट मैटर जो जनूबी कोरिया है वो कर रहा है, उनको तो वो कोई नहीं कहते, उनको तो सारी फैसिलिटीज देते हैं, उनके ऊपर पाबंदियां भी कोई नहीं है सारा। तो यही है। अब यहाँ पे जो प्रॉक्सीज के जरिए हमें जो तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व है, उसमें तो वो बात नहीं करते। अगर कोई दूसरी तरह कोई चीज़ हो जाती है तो फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं कि जी ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, उस तरह। तो ये जब तक वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, अमेरिका को भी थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी होगी, हमें भी बैठ के बात करनी होगी कि ये मामला कैसे तय होंगे। ठीक है। राव खालिद साहब, सवाल मेरा फिर यहाँ पर यही है कि ज़िमनी इंतखाबात में क्या 8 फरवरी का एक्शन रिप्ले नजर आएगा हमें? देखिए, अगर तो एक्शन रिप्ले होता है उसका और फिर 9 फरवरी को कुमक नहीं आती तो फिर तो ये बहुत बड़ा धचका होगा। अच्छा। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके लिए, भले सिंध में है, भले पंजाब में है, मरकज़ में है, उनके लिए यकीनन वो बहुत बड़ा धचका होगा अगर उस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, आपने भी बताया कि पीटीआई के हालात नहीं बदले, जो 8 फरवरी को थे वही सिलेक्शन में है, उसी किस्म की मुश्किलात वो अब भी फेस कर रहे हैं। अगर हालात बदले हैं तो जो हुकूमत में जमातें उनके हैं। अच्छा। अगरचे उनको 8 फरवरी के इलेक्शन में भी पूरी तरह निगरानों की हर तरह से हर किस्म की इंतज़ामी और सियासी हमायत मौजूद थी और उनको कह ले कि तश्तरी में रख के सब कुछ पेश किया गया, अब भी तकरीबन वैसी ही सूरत हाल है। और इस सारी सूरत हाल में अगर एडवांटेज होता है जो हुकूमत सिटिंग होती है, रवायती तौर पे जो लोग हैं वो कहते हैं चलो इनकी हुकूमत है, ये बैठे हैं, इनसे काम पढ़ना है, तो वो कोशिश करते हैं उनको सपोर्ट करें। तो अगर ये नहीं होता इस सारी फेवरेबल सिचुएशन के बावजूद अगर 8 फरवरी वाला ही नतीजा आता है तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मसला होगा इनके लिए। तो उसके डिसएडवांटेज भी ये बिल्कुल चले जाएंगे उसके। लेकिन मसला बुनियादी तौर पे ये है कि क्या इस इलेक्शन के नताइज के बाद मामलात कुछ सियासी तौर पे बेहतर होंगे या ख़राब होंगे। मेरा ख्याल है कि अगर तो 8 फरवरी वाला नतीजा आता है तो अपोजिशन और अपबीट हो जाएगी, वो ज़्यादा तगड़ी होकर आएगी। आज वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है, उधर उन्होंने जिस किस्म की बातें की और जिस किस्म की धमकियाँ लगाई हैं, उससे तो ये लग रहा है कि वो ये इत्तेहाद का, वो अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा बनने के तकरीबन करीब पहुँच चुके हैं। और जिस टोन में आज फजलुर रहमान साहब नजर आए, अगर इसी टोन के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया, अपोजिशन का जो इत्तेहाद बना है उसके साथ, तो फिर क्या टेम्पो होगा उस अपोजिशन इत्तेहाद की रैलियों का, एहतजाज का, फिर ये देखने के काबिल होगा। जी यही मैं कह रहा हूँ कि ये फिर सूरत हाल और ज़्यादा, हमने जो पहले हिस्से में डिस्कस किया इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, IMF के हवाले से, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। सही बात है। इसलिए मैं बार बार हम जिक्र करते हैं अक्सर प्रोग्राम में कि जो सियासी बहरान है वो अगर बढ़ेगा तो वो फिर आप कुछ भी कर लें, फिर आप इन्वेस्टमेंट आए, भले आपकी IMF आए, भले आप कुछ भी करें, तो वो सूरत हाल आपकी बेहतर नहीं होगी।